नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों क्या रहा दिन भर स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से एक एक करके इस रिपोर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो जनरल एमएम नरवाने जी को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि नेपाल ने भारत का विरोध किया है मानसरोवर लिंक रोड बनाने के लिए, और इसी बीच अब सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवाने जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ ने संकेत दिया है कि मानसरोवर के रास्ते पर लिपुलेख पास पर बन रही सड़क का विरोध नेपाल ने चीन के समर्थन पर किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जो सड़क बनाई है वो नदी के पश्चिम में है और नदी के पूर्व की जमीन उन लोगों की है, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। वे लोग नहीं जानते कि वो किस बारे में आंदोलन कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हम वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहाँ ट्राई जंक्शन है, वहाँ पहुँचते हैं तो जरूर कुछ छोटी दिक्कतें हैं। अतीत में ऐसी कोई दिक्कत कभी नहीं हुई। आर्मी चीफ ने इस दौरान चीन के साथ जारी तनातनी को लेकर कहा कि केवल एक या दो जगह पर ऐसा हुआ है, अन्य जगहों पर सब कुछ सामान्य है। हम इसे केस टू केस बेसिस पर निपटा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेपाल के ऐतराज पर भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यानी कि कैलाश मानसरोवर लिंक रोड पर नेपाल की जो आपत्ति है वो अपने आप नहीं है, बल्कि चीन उसको उस्का रहा है। और चीन की यह हमेशा से आदत रही है दो देशों के बीच लड़ाई करवाने की। यही वजह है कि वो पाकिस्तान में पीओके में भी सड़क निर्माण करवा रहा है और इसके लिए वो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़काता रहता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भी चीन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि इस बार हिमाचल की सीमा में चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। पिछले 1.5 महीनों में 2 बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 12 किलोमीटर के अंदर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाहौल स्पीति जिले के चेक पोस्ट के पास उनके जहाजों को देखा गया है। वहाँ की पुलिस ने इस बारे में सूचना सेना और आईटीबीपी को दी और साथ ही आईबी को भी दी है। इसके बाद तीनों ही एजेंसियों ने अपने स्तर पर मामले की जांच के साथ सीमा के आसपास सतर्कता बढ़ा दी है। लाहौल स्पीति के जो एसपी हैं उन्होंने बताया कि चीनी हेलीकॉप्टरों को 2 बार इस क्षेत्र में काफी निचले स्तर पर उड़ान भरते हुए देखा गया है। पहली घटना अप्रैल के अंत की है, जबकि मई के पहले हफ्ते में दूसरी बार चीनी हेलीकॉप्टर हिमाचली सीमा पर उड़ते हुए देखे गए हैं। हालांकि 12 किलोमीटर तक आने के बाद दोनों ही हेलीकॉप्टर वापस तिब्बत की ओर चले गए। यानी कि यहाँ पर चीन बार बार सीमा का उल्लंघन कर रहा है और वो इस तरीके से अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना निजी कंपनियों को T-72 और T-90 टैंकों के अपने रूसी मूल के जो टैंक के बेड़े हैं उनकी मरम्मत और रखरखाव को करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स करने को तैयार है। निजी विक्रेताओं से बोली आमंत्रित की गई है कि वो दिल्ली स्थित 505 आर्मी बेस वर्कशॉप, जिन्हें की ABW कहा जाता है, उनका संचालन कैसे करेंगे, इस बारे में उनसे बोली लगाने के लिए कहा गया है। सेना ने कहा है कि सरकारी स्वामित्व वाले कॉर्पोरेट संचालित GOCO मॉडल का उपयोग किया गया है। 2017 में आर्मी बेस वर्कशॉप की जो सुविधाएं होंगी वो सरकार के स्वामित्व में रहेंगी, बल्कि ठेकेदार संयंत्र के रखरखाव और बैठक लक्ष्य के लिए जिम्मेदार होंगे। भारत इन दोनों प्रकार के टैंकों के कुल 3600 टैंकों का संचालन करता है, जिसमें से 1200 T-90 टैंक और 2400 T-72 टैंक शामिल हैं। आपको बता दें कि 2016 में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए आर्मी बेस वर्कशॉप के कामकाज को आउटसोर्स करने की सिफारिश की गई। बोली के पहले चरण की सूचना के लिए RFI जारी कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने अपने स्वयं के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें की PSU कहा जाता है, और ऑर्डिनेंस कारखानों को बोली लगाने के लिए रोक दिया है। यानी कि जो सरकार की PSU और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो इस टेंडर में भाग नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि 505 आर्मी बेस वर्कशॉप ने टैंकों के साथ साथ इंजन और टैंकों की प्रमुख छोटी असेंबलियों की मरम्मत भी की है। ये वर्तमान में T-72 टैंकों के सालाना 70 और इससे संबंधित इंजन असेंबलियों और ओवरहॉल करता है। यानी कि अब जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो T-72 और T-90 टैंकों के उनके रखरखाव के लिए भारतीय सेना उनको आउटसोर्स कर रही है। और इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि भारत इसमें जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगी। यानी कि दोस्तों इससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जल्दी से जल्दी काम हो पाएगा, जल्दी से जल्दी ओवरहॉलिंग और रिपेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से हो सकेगी। ये हम एक तरह से समझ सकते हैं कि सेना का एक बहुत अच्छा कदम है जिसमें वो प्राइवेट पार्टनर्स को आमंत्रित कर रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी यानी कि LCU Mark 4 वारशिप को नौसेना में शामिल किया गया है। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ जनरल PS राजेश्वर ने इस वारशिप को नौसेना में कमीशन किया है। LCU Mark 4 कैटेगरी का ये 7वां शिप है जो नेवी में शामिल किया गया है। इस वारशिप को कोलकाता में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। INLCU L57 भारतीय नौसेना के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पानी और जमीन दोनों पर आसानी से चल सकता है।
गहरे समंदर में मौजूदा बड़े जहाजों से ये वार टैंक बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे सैन्य सामानों को बहुत ही कम समय में और सुरक्षित तट पर पहुंचाएगा। INLCU L51 मार्च 2017 में नौसेना में शामिल हुआ था। LCU मार्क 4 शिप का डिजाइन नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस सीरीज का पहला वॉरशिप 3 साल पहले, जैसे कि मैंने बताया कि 2017 में शामिल किया गया था। इस तरह का एक और शिप जल्द ही नौसेना को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वारी है WHO को लेकर। भारत अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनने जा रहा है। ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हुई है कि वे कोरोना के मुद्दे पर चीन के खिलाफ उठ रही आवाजों से कैसे निपटता है। कई देशों का आरोप है कि चीन ने इस महामारी के बारे में दुनिया को अंधेरे में रखा। यही वजह है कि उसके खिलाफ जांच की मांग की जा रही है। भारत WHO में जापान की जगह लेगा। इस वैश्विक संस्था के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए भारत का नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग में ये पद संभालेगा। इसमें WHO के 194 देश और उसके जो पर्यवेक्षक हैं वो हिस्सा लेंगे। भारत ऐसे समय पर यह पद संभालने जा रहा है जब चीन और अमेरिका के बीच कोरोना मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है। कई दूसरे देश भी इस मुद्दे पर चीन के रुख का विरोध कर रहे हैं। हालांकि चीन ने अपने सभी आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि वो WHO की जांच में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन उन देशों की जांच स्वीकार नहीं करेगा जो इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। WHO के संविधान के मुताबिक वो अनसुलझे विवादों के मामले को हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेज सकता है। यानी कि दोस्तों, भारत को एक महत्वपूर्ण पद मिलने वाला है इसी हफ्ते में, जिसमें भारत WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनेगा। अब भारत पर यह बात टिकी हुई है कि वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का विरोध कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। कोरोना महासंकट के बीच ताइवान दक्षिणी चीनी सागर में चीन और अमेरिका के बीच तनाव का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। चीन की सेना ने ताइवान पर कब्जे के लिए महाअभ्यास शुरू किया है जो अगले 70 दिनों तक चलेगा। चीन का यह अभ्यास बोहाई सागर में हो रहा है और इसको देखते हुए उसने पूरे समुद्री इलाके में एक बड़े हिस्से को 70 दिन तक के लिए बंद कर दिया है। चीन के सैन्य अभ्यास से ताइवान की टेंशन काफी बढ़ गई है। इस बीच बढ़ते हुए तनाव को देखकर अमेरिका ने दक्षिणी चीन सागर में अपने युद्धक जहाजों को भेजा है। चीन की सेना ने 31 जुलाई तक ये युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। 70 दिनों तक चलने वाले इस महाअभ्यास के दौरान चीन की सेना लाइव फायर ड्रिल करेगी। इसके अलावा जमीन और पानी दोनों जगहों पर सेना को लैंड कराने का अभ्यास किया जाएगा। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि चीन की सेना अगले 70 दिन तक ताइवान पर कब्जा करने का अभ्यास करने जा रही है, क्योंकि बोहाई समुद्र ताइवान पर कब्जे का अभ्यास करने के लिए सबसे आदर्श जगह मानी जाती है। यहाँ की समुद्री परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं जैसे ताइवान की खाड़ी में है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना द्वीपों पर कब्जा करने, वहां सैन्य चौकियां स्थापित करने और एंटी एयर और एंटी मिसाइल अभ्यास करेगी। चीन की सेना ने बोहाई सागर के 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी के जाने पर प्रतिबंध लगा रखा है। ताइवान के राष्ट्रपति ने 2016 में जब सत्ता संभाली थी तब से उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का विरोध किया है। इसके जवाब में चीन ने सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी है। आपको बता दें कि चीन ने ताइवान पर कब्जे करने के लिए विशेष जहाज भी बनाए हैं। ताइवान ने चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए अपने द्वीप समूह पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन तैनात कर रखी है। इसके अलावा 20, 40, 81 और 120 mm के मोटार भी द्वीप पर तैनात कर दिए गए हैं। चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी इस इलाके में अपने 3 युद्धपोत भेजे हैं। यही नहीं, अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपने कई एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेजे हैं। अमेरिका के इस कदम के बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। माना जा रहा है कि चीन अब ताइवान पर कब्जे के साथ साथ साउथ चाइना सी से पेट्रोकेमिकल्स और अन्य मिनरल्स निकालना चाहता है और उसके इलाके में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की योजना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि साउथ चाइना सी पर युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं, जिस युद्ध में चीन, अमेरिका और रूस शामिल हो सकते हैं। उधर चीन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध के हालात पैदा किए गए तो वे हर कीमत पर लड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम और इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या सवाल है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।